और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सुरेश गर्ग जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ में देवेंद्र शास्त्री जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे आप सुरेश गर्ग जी आप भी बता दीजिए, विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प जो आप लोगों ने लिया है, जिसे कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दी है, उसमें उसी को लेकर एजेंडा रखा गया था या और भी दूसरे विषय थे, पार्टी से संबंधित भी थे? एजेंडा तो यही है कि 2047 तक राजस्थान विकसित राजस्थान बने। जो हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था राजस्थान की होए। जो आज 17.5 लाख करोड़ की है, वो 34 लाख करोड़ के लगभग की राजस्थान की अर्थव्यवस्था हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोकसभा वाइज मीटिंग बुला रहे हैं। उसके अंदर आज 10 लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधायक प्रत्याशी और विधायक लोकसभा प्रत्याशी, उन सबकी मीटिंग बुलाई है। उनको सबको एजेंडा तय किया गया है कि भाई हमको विकसित राजस्थान किस तरीके से बनाना, किस तरीके से जनता के बीच में। मुझे बता दीजिए कि जब विकसित राजस्थान का संकल्प आप लोगों ने ले लिया है, अब जनता ने यदि जनादेश दिया कि कहीं पर कांग्रेस पार्टी के सांसद जीते, कहीं पर बीजेपी के जीते, तो ऐसे में फिर उन कांग्रेस पार्टी के सांसदों को या फिर दूसरे दलों संगठन की बैठक है, ये संगठन की बैठक है। संगठन की बैठक के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को क्यों बुलाया जाएगा? ये संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक है, संगठन के लिए बुलाई गई बैठक है। इसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी है। तो ये संगठन की बैठक को लेकर यदि आप बात करना चाहते हैं, जिसे कैबिनेट में आपने मुझे बताइए, अगर सरकार मीटिंग बुला रही है तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के एमपी है, वो बुलाएगी। लेकिन ये मीटिंग है संगठन की। संगठन में जो हमारे जिलाध्यक्ष है उनको एजेंडा दिया हुआ है, और वहां जिलाध्यक्ष के उस क्षेत्र के अंदर जो विधायक और जो सांसद है उनको लक्ष्य दिया गया है कि भाई किस तरीके से 2047। मेरे जहन में सवाल इसलिए आया था सुरेश गर्ग जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के निवास पर ही बैठक हो रही थी, मुख्यमंत्री राजस्थान के, लिहाजा इसलिए मैंने पूछा आपसे। हालांकि अब आपने तय कर दिया कि तो संगठन की बैठक थी, सरकार की नहीं थी। प्रतीक जी, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है कि क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, इसलिए बैठक बुलाई गई है? यदि विकास का दृष्टिकोण होता तो कांग्रेस पार्टी के सांसदों को भी बुला लिया जाता, विधायकों को भी बुला लिया जाता। देखिए दीपक जी, पहले तो टाइमिंग ही गलत है। जब आप देखिए कि ईस्टर्न राजस्थान के जो 4-5 जिले हैं जो बाढ़ के दंश को झेल रहे हैं, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, आप टोंक तक ले लीजिए, दौसा ले लीजिए, जब वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए 50-50, 100-100 गांव जो है जलमग्न हो रखे हैं, तो इस समय पर इस तरीके की मीटिंग की जगह मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को आपदा की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और बाढ़ जो ग्रसित जो इलाके हैं उनकी चिंता करना चाहिए थी। लेकिन चिंता वाकई में क्या हो रही है? अपनी पार्टी की चिंता हो रही है और उपराष्ट्रपति चुनाव की चिंता हो रही है। ये सिर्फ बोल करके कि राजस्थान 2047 तक विकसित होगा, उसके नाम पर संगठन की मीटिंग बुलाई जा रही है। अगर राजस्थान की वाकई में चिंता होती, राजस्थान के विकास की चिंता होती, राजस्थान को विकसित बनाने की चिंता होती, तो जो 8 करोड़ जो जनता है राजस्थान की, उसके साथ जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, उनको बुला करके विचार विमर्श करना चाहिए था अगर राजस्थान की बात होती। लेकिन ये राजस्थान की बात नहीं है, ये बात जो है वो पार्टी की बात है, और अपने जो चुनाव है पार्टी को बचाना है, किसको हटाना है, किसको गिराना है, किसकी नई पर्ची खोलनी है, किसकी पर्ची बंद करनी है, ये उसकी मीटिंग थी। तो इसीलिए वहाँ पे किसी को बुलाया नहीं गया। ये कोई विकसित राजस्थान की मीटिंग नहीं थी, ये इनके संगठन की मीटिंग। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, आप किस तरीके से इस मीटिंग को देखते हैं? क्योंकि नाम इसे विकसित राजस्थान का संकल्प को लेकर दिया गया था कि विकसित राजस्थान संकल्प 2037 को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये संगठन की बैठक ही कुल मिलाकर बीजेपी इसको लेकर दावे कर रही है। दीपक, देखिए, जो माहौल देश में आज के वक्त चल रहा है उसमें आप 2047 के आगे का विज़न बताएं, उसकी अभी फ़िलहाल कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है। और ख़ास तौर पे किसी स्टेट के लिए तो ये कोई इशू ही नहीं है कि 47 तक हम क्या कर देंगे या कर देंगे। इस पे निश्चित रूप से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है राजनीतिक मामले में बहुत अवेयर और बहुत अग्रिम सोच के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि अभी जो इनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय वो है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है उसमें अपनी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसमें कहीं से भी कोई लीकेज ना हो, इसको दुरुस्त करना स्टेट का दायित्व है। और मुझे लगता है कि वही तैयारी चल रही है। वो कहने के लिए कुछ भी कहें, देखिए 2047 कितने साल बाकी हैं उसको, यहाँ तो
5 वर्षीय योजना बनती उसको भी कहा जाता है कि नहीं 1 साल की योजना बनाई है, आप 5-5 साल की बना लेते हैं, भूल जाते हैं। तो 47 की जब बात होती है, भारतीय जनता पार्टी 2047 में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात करती है, तो ये तो हास्यास्पद लगता है। भूल जाते हैं लोग क्या आपने वादा किया था क्या नहीं किया, 5 साल में नहीं पूरा हो पाते हैं। तो ये तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो सुरेश जी कह रहे हैं ठीक है, संगठन का है तो संगठन का ही काम ये भी है कि वो अपने वोट को कंसोलिडेट करे। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अगर बुला रहे हैं तो जो जनप्रतिनिधियों को और संगठन को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये सारा का सारा है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। देखिए ये राजनीतिक गतिविधि है और ये उनका पूरा अधिकार है कि वो अपने वोट को कंसोलिडेट करें और इंश्योर करें कि कहीं से भी कोई दूसरी पार्टी को न हो जाए, क्योंकि ये गोपनीय मतदान है और इसमें ये आशंका रहती है। ठीक है सुरेश जी, कोई बुराई नहीं है। तो मान लिया जाए कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर डर है या फिर एक जाजम पर सबको लाने की को या कोशिश है? एनडीए को तो उपराष्ट्रपति में कोई डर ही नहीं है। हमारे पास तो बहुमत है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत तो इनकी है, यूपीए जो इंडिया गठबंधन जो इंडी गठबंधन बना है उनको दिक्कत है। एक वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति को खड़ा किया गया है, जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात की है, उस व्यक्ति को खड़ा किया जा रहा है और फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि हमारे वोटों में विघटन है। कैसे? संभव ही नहीं है साहब, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये तो इनको विचार करना पड़ेगा कि इनके इंडी गठबंधन के कितने लोग चिटक के एनडीए को वोट देते हैं, वो इनको देखने वाली बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए में तो दूर दूर तक कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी सूरत में प्रॉब्लम नहीं। और देखा ही है, पिछले कई चुनावों में देखा होगा, क्रॉस वोटिंग हुई तो इन्हीं को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को तो कभी नुकसान हुआ ही नहीं। फिर भी एक तैयारी नहीं। और फिर एक चीज मुझे ये बताइए, अगर ये चीज होती तो फिर हम लोकसभा वाइज क्यों मीटिंग रखते हैं? अगर मान लो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मीटिंग होती है तो हम लोकसभा वाइज क्यों रखते? फिर तो सभी 25 के 25 लोकसभा के जो मेंबर हैं या उन जो लोकसभा प्रत्याशी है उनको क्यों बुलाया हमने, या विधानसभा प्रत्याशी है उनको क्यों बुलाया? फिर उन्हीं को बुलाते ना। और विधायकों का तो कोई मतलब ही नहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, विधायकों को भी तो बुलाए ना। तो ये सब देखिए आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है, लगता है कि डैमेज कंट्रोल के लिहाज से कर रहे होंगे आप मैं लोग सुनो तो सही दीपक जी, आज की तारीख में कांग्रेस की स्थिति ये हो रही है कि अशोक गहलोत जी को तो अपना अस्तित्व बचाने की है, उनको तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जब केंद्र में इनके नेता दिल्ली के अंदर कोई प्रोग्राम करते हैं उसमें राहुल गांधी जी नहीं आते, सोनिया जी नहीं आती, प्रियंका नहीं आती, यानी कि वो पीछे हटते जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी कुछ ना कुछ पद लेने के लिए कोशिश करते हैं, वो वहां से उनको दुत्कार देते हैं। तो ये स्थिति इनकी होगी है। डोडासरा जी को अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचानी है तो वो केवल सोशल मीडिया पे बात करना, जनता के बीच में जाइए ना। आज मान लो इतनी विकट समस्या बता रहे हैं आप, हमारे मंत्री गए, हमारे एमएलए गए, बता दीजिए अगर कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का मंत्री, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कोई भी क्षेत्र में गया हो तो बता दीजिए। लेकिन हमारे मंत्री गए, हमारे एमएलए गए, क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता ने जवाब दिया ना। उसके 7 विधानसभा के चुनाव हुए, 5 भारतीय जनता पार्टी जीत गई, 55 उपचुनाव हुए ग्राम पंचायतों के, उनमें से 38 जीत के आए हम, 12 चुनाव पे 12 पे सिमट के रह गए। तो ये जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि हम 1.5 साल 2 साल के अंदर जनता के हित में काम कर रहे हैं। गुटबाजी वगैरह तो आप गए हैं विधानसभा में, अगर नेता प्रतिपक्ष माफी मांग ले तो इनके जो अध्यक्ष है वो गायब हो जाते विधानसभा से। ये स्थिति है। 5-5 साल तक इनके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में बोलचाल नहीं थी, ये स्थिति इनके यहाँ। तो ये कहने से पहले खुद तो सोचें ना इन चीजों के लिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वापस से गोलमोल जवाब दे दिया। मैंने अभी पूछा था कि अगर कोई आपदा है तो मुख्यमंत्री को सबसे सर्वप्रथम उस पर मीटिंग बुलानी चाहिए थी। अगर इनके संगठन की मीटिंग थी तो वो कल या परसों भी हो सकती थी, 2 दिन बाद भी हो सकती थी। लेकिन जो राजस्थान की 20-25% जनसंख्या जो अभी बाढ़ का दंश झेल रही है उसके लिए सबसे पहले काम करना चाहिए था। दूसरी बात ये कह रहे थे कि इनके जनता ने नकार दिया है, तो आप देखिए कि 2 नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके, एक राजेंद्र राठौड़ ने और एक अशोक परनामी ने। दोनों चुनाव जीते हुए हैं क्या, या दोनों किस पोस्ट में बता दीजिए। ये अशोक गहलोत जी को तो अभी गालियां दे रहे थे, ये दोनों नेता ना तो चुनाव जीते हुए और ना किसी बीजेपी की किसी पोस्ट पर है। तो ये ज्ञान आप हमको मत दीजिए। तीसरी बात ये 100 करोड़ रुपए नाच गाने के लिए दे सकते हैं, जनता को क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं दिया अभी तक? अभी बाढ़ के लिए क्यों नहीं दिया अभी तक? क्यों नहीं दिया?
अरे नाचने गाने चकाचौंध, आईफा के 100 करोड़ दे दिए, बाढ़ के लिए कितने दे दिए, में पैसा लगा दिया। आप बता दीजिए दीपक जी, अगर ये जवाब दे दे। देखिए पीछे बोलने लगे, पीछे बोलने लगे, मैं पीछे मैं बोलने नहीं दूंगा, नंबर आएगा तो बोलने नहीं दूंगा, इनको बार बार नंबर आएगा तो बोलने नहीं दूंगा, नंबर आएगा ना तो बोलने नहीं दूंगा। दिल्ली में नकार रही है, डोडासरा जी सोच रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना रहा हूं तो वो जमीन बचाने में लग रहे हैं। अरे भाई जनता के बोलने नहीं दूंगा, फिर बाद में चलिए बोलने नहीं ठीक दूंगा, बता रहा हूं सुरेश जी मैं। इनकी बात सुन लेते हैं एक बार। कहना है जनता के बाद में बोलने नहीं दूंगा, आपको अगर पीछे बोलते रहेंगे। सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी सुन लीजिए, इस तरीके से नहीं हो सकती ना बात। बाद में ठीक है प्रतीक जी, आप पूरी बात कर दीपक जी, लीजिए। अब चौथी बात, हम जहां बैठे हुए हैं उसके पीछे ही मुख्यमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, सांगानेर का मानसरोवर। आप चलिए वहां की सड़कों की हालत क्या है आज, उसकी भी जरा चिंता कर लेते। आज ही जो राजस्थान के प्रमुख दोनों अखबार हैं उसके अंदर छपा है कि 40 करोड़ की, देखिए आप 66 साल में जो भारतीय जनता पीछे बोलने लगे, जैसे ही मैं तीर मारता हूँ ना, तीर मुझे लग रहा है सही जगह जा रहा है। मतलब मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो पिन पॉइंट है, देवता की मेहरबानी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पॉइंट बात मैंने कर दी है, मैंने पिन पॉइंट बात करी है, इसलिए इनको मिर्ची लग गई। किसान भी खुशहाल है। सुरेश जी वो ये कह रहे हैं कि यदि बारिश बहुत अच्छी आ गई, अच्छी बात है, बारिश आनी भी चाहिए, सूखा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपदा को लेकर राहत को लेकर बात हो जाती है। ये पीछे बोलते रहे, ये पीछे बोलते रहे, आपदा मंत्री ये पीछे बोलते रहे। वो आपदा मंत्री बोल रहे हैं, मंत्री बात नहीं सुन रहे। वो आपदा मंत्री बोल रहे हैं कि मंत्री बात नहीं सुन रहे। एक मिनट अरे एक मिनट वहां के क्षेत्र देखिए मैं क्लियर कर दूं। बूंदी कोटा के सांसद ओम बिरला, अरे आपदा मंत्री बोल रहे हैं कि मंत्री बात नहीं सुन रहे। अभी देखिए क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे वो आपदा मंत्री, आपदा मंत्री क्या कह रहे थे, एक मिनट कौन सा कार्यकर्ता, अरे आपदा मंत्री सुनिए, सर सुनिए, जनता पार्टी का चलिए मैं देवेंद्र जी से बात चले जाता हूँ। देवेंद्र जी आप क्या कर रहे हो ये बताइए। आप क्या कर रहे हो, नाच गाने में व्यस्त है, 100 करोड़ दे दिए, 1 रुपया नहीं दिया राजस्थान की जनता को, क्यों नहीं दिया? इस तरीके से नहीं हो सकती ना बात। 1 रुपया 100 करोड़ नाच गाने में खर्च किए, सुरेश जी और प्रतीक जी 1 रुपया नहीं दिया। कहते ना आप लोगों से एक बार देवेंद्र जी के पास चलता हूँ मैं। 1 रुपया नहीं दिया बाढ़ पीड़ितों को, 1 रुपया बाढ़ पीड़ितों को नहीं दिया। ठीक है चलिए देवेंद्र जी आप बताइए, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं दोनों हारे हुए नेता, दोनों हारे हुए नेता जिनको टिकट नहीं दिया, एक और एक हार गया, वो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने प्रतीक जी आया। एक बार इनकी बात, देवेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। देखिए ऐसा है कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें वोट का जो कुछ भी महत्व है वो हम सब जानते हैं, और गोपनीय व्यवस्था की जाती है, उसमें देखिए हर तरह की संभावनाएं आशंकाएं रहती हैं। तो उसमें अगर सरकार के स्तर पे या संगठन के स्तर पे अगर कोई व्यवस्था की जाती है, इसमें कोई चोरी थोड़ी है, कोई बेईमानी भी नहीं है, कोई बदमाशी भी नहीं है। ये आपकी राजनीतिक जरूरत है, जिसके लिए आप सरकार अगर कोशिश कर रही है तो इसमें कोई अपराध थोड़ी ना है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हमारी अगर राजनीतिक कोई गतिविधि हमको जरूरत लगती है तो हम कर रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। दूसरी बात, जब ये बहाने इस तरह के दिए जाते हैं ना कि भाई 2047 का विजन, आज के दिन से 2047 का विजन किसने पूछा आपसे? जनता ने तो नहीं पूछा। जनता को तो 5 साल का विजन दे दीजिए, बहुत है उसके लिए, लेकिन 2047 का देंगे क्योंकि 2005 के अंदर अगर कंक्रीट हमारे पास नहीं है तो 47 का पकड़ा दो, लेके घूमते रहें, कौन पूछने वाला है, कौन याद करने वाला है? तो मैं ये समझता हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये गतिविधि चला रही है तो वो मुझे लगता है कि वो उसकी फोरसाइटिंग है कि आगे की सोच के साथ वो अपना काम कर रहे हैं, और राजनीतिक गतिविधि में वो कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा सजग है। ठीक है, और वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं सुरेश जी को इसको स्वीकार करना चाहिए। इस पे कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि 22 साल आगे तक का जो आप बात कर रहे हैं ना, 2047 की बात कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हमारा घोषणा पत्र था, हमने कितने 55 पैसे दिए आपदा प्रबंधन के लिए तो बता दीजिए। अभी बाढ़ आ रही है, कितने पैसे दिए सरकार ने? कितने पैसे दिए? 20 लाख रुपए, और नाच गाने के लिए 100 करोड़ रुपए, और वहां 20 लाख रुपए। क्या नाच गाने के लिए, चकाचौंध के लिए 100 करोड़ रुपए दे देते हैं आप? क्या शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए? इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। 100 करोड़ रुपए नाच गाने के लिए खर्च कर देते हैं, और क्या 20 लाख रुपए कितने
मतलब शर्म ये तो बोलने कांग्रेस को आनी बोलना भी चाहिए। नहीं चाहिए था आपको चिल्लाने से कि कुछ आप नहीं 20-20 लाख रुपए दे रहे, कितनी शर्मनाक बात चिल्लाने है। से कुछ नहीं चिल्लाने होगा। से नहीं, इन- ये इन- शर्मनाक इन- बात इन है। चीजों से- इन आप चीजों से बताइए कुछ नहीं 20 लाख होगा। रुपए से क्या होता इन है चीजों बाढ़ से प्रबंधन कुछ में? नहीं होगा, इसकी बजाय क्या होता जनता है? के बीच में जाइए। नहीं, क्या होता है? इन चीजों से क्या कुछ होता नहीं है होगा, 20 जनता लाख के रुपए बीच में से? जाइए ना। क्या सेवा जनता करो, के देखिए, जनता पक्ष की। में बैठे नहीं देखिए कर फिर सकते? वही बात आ सेवा जाती है। मैं करना कह रहा हूँ है, एक एक करके बात कर लेते हैं ना। जनता के बीच में जाकर जनता सेवा के करो ना, मुद्दे जाओ ना। उठाते रहेंगे। प्रतीक जी, सुरेश जी, एक एक जनता करके के बात मुद्दे रख उठाते लीजिए। रहेंगे। जनता के बीच में जनता के जाते तो मुद्दे फिर उठाते देती ना आपको रहेंगे जनता हमेशा और सवाल जनता देती पूछेंगे। ना आपके हक में। जनता जनता आपके हक में देती ना। देना। जनता क्यों नकार रही है क्या- आपको? क्या नकार 55 रही है? चुनाव हुए ना, 55 में से 38 भारतीय जनता पार्टी कितने लोग लेके आई ना। आ गए? 55 में कहाँ से से आ 38। गए? कहाँ से आ गए 55 में से हाँ, 38? लगा लो। आपका अगर चुनाव जीत गए तो आप 20 लाख रुपए दोगे। ग्राम आप सरकार बना लिए 100 करोड़ रुपए ना जाने में खर्च भारतीय करोगे। जनता पार्टी जीत के आई आपने है। सरकार बना आप ली तो 12 जीत के भ्रष्टाचार आए। करोगे। क्यों? आपने सरकार बना ली तो आप और सड़कें अगर मान लो खाओगे। आप जीत गए, आपने आप हार सरकार गए, बना ली तो आप तो फिर आप ठेकेदारों तो का खुद पैसा बनाओगे दोगे। ना। ये थोड़ी कोई बात होती है। भाई ये सर, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। कुछ नहीं होगा। 20 लाख रुपए क्या होते हैं आप बाढ़ प्रबंधन में बताइए। बहुत चलिए, बताइए क्या होते हैं। प्रतीक जी और सुरेश जी, कुछ नहीं होता। प्रतीक जी, सुरेश जी, एक एक करके। भाई क्या आपने तो क्या करप्शन देखा है? अरे आपने तो करप्शन किया भ्रष्टाचार है। देखा। हमने देखा है इसलिए आप आपको करप्शन करते हुए। आपको क्योंकि आपके हमने नेता ने देखा है बोला था एक करप्शन रुपया चल के आपको 50 करते हुए। रुपये भ्रष्टाचार में आप चल कर जाता रहे हो, है। हम देख रहे हैं। इसलिए आप कर रहे हो, हम देख रहे हैं। चक्कर करप्शन क्या है नहीं कि तो बात आपने है। तो भ्रष्टाचार अरे देखा। आप करप्शन एक कर रुपया रहे हो। चल के 85 पैसे कर रहे हो, भ्रष्टाचार में जाता है। करप्शन आपने कर 5 रहे हो। साल अच्छा तक प्रतीक जी, एक बार उनकी बात सुन ले, फिर बाद में आ जाते हैं वापस। 40 करोड़ रुपए की सड़कें खा गए। दर्द हो रहा है। 40 करोड़ रुपए की आपको सड़कें खाने खा को नहीं गए। मिला अब। मुख्यमंत्री के खाना इलाके बंद में हो गया, 40 करोड़ की इसलिए सड़क दर्द हो रहा है आपको। चलिए, ठीक है। खाना बंद हो गया, इसलिए दर्द मुझे हो लगता रहा है कि इस तरीके से बात नहीं हो सकती। जनता के बीच में जाओ, जनता की सेवा करो, जनता की सेवा करो। 40 करोड़ इधर आ, ठीक है प्रधानमंत्री देवेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आ जाता हूं। मुझे ही बता दीजिए, इसी बीच में जब ये बैठक चल रही थी, इसी बीच में शामिल होने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जब पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है कि कई बार ऐसी चीजें सामने आती है कि विधायकों की बात जो है जो मंत्री हैं वो नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि नहीं सुनते तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और यदि मेरी तरफ से भी ऐसी होती है तो मैं तो माफी मांगूंगा। इसके क्या मायने निकाले जाए इस बैठक से ठीक पहले? कई बार परिस्थितियां देखिए किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक ग्रीवेंसेस है पार्टी के साथ भी और संगठन के साथ भी और सरकार के साथ भी, और वो कब क्या बोलते हैं उसका उनका व्यक्तिगत वो है जिस पे आपको इसके कोई राजनीतिक मायने निकालने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बात तो सच है कि किरोड़ीलाल मीणा जो कुछ भी बात बोलते हैं वो एक जनता के अंदर एक टीस है, वो वहाँ से निकलती है, और उनकी वो व्यक्तिगत टीस भी होती है। तो ये दोनों मिक्स है जनता के अंदर। देखिए ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये जो भजनलाल की सरकार है ये एक नई सरकार है जिनके पास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम का एक्सपीरियंस नहीं है, और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ये ज़्यादा गतिविधियां होती हैं। तो इसमें किरोड़ीलाल मीणा जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किलें आना स्वाभाविक है, और क्योंकि वो एक परंपरागत राजनीतिक माहौल से पैदा हुए नेता हैं और उनको वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सूट नहीं करती हैं। तो निश्चित रूप से वो जो बोलते हैं उसको आप इस मायने में मत ले जाइए कि कोई राजनीति इसमें है या कोई विपक्ष के लिए कोई संदेश है या जनता के टीस लिए। माना जा उनकी सकता है। अपनी टीस है और जनता की भी टीस उसमें मिली हुई है। ठीक है सुरेश जी, अब देवेंद्र जी जो कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा की टीस भी है, जनता की टीस भी है, तो क्या वो टीस जो विधायकों के जरिए सामने ना आए उसको लेकर भी एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस बैठक को देखा जाए? मैंने आपको शुरू से कहा ना, मैंने कहा भाई हम क्षेत्रवार सांसदों को बुलाया है, विधायकों को बुलाया है, वहाँ की जन समस्याओं को कैसे पूरा किया जाए उसके लिए बात है। हमारा आगे का विजन विकसित राजस्थान कैसे रहे उन चीज़ों को है। आने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, सेवा पखवाड़ा मनाना है, उसके बारे में डिस्कशन है। तो हम तो राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं ना साहब। हर चीज विकास, देखिए विकास होगा तो राजस्थान में जनता खुश होगी। हम उस चीज विकसित राजस्थान की बात होती तो सेवा पखवाड़े का जिक्र नहीं होता, 150 किलोमीटर सांसदों के क्षेत्र में यात्राएं निकलने की बात नहीं होती, या प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक जो इकाइयों का गठन करना उसकी बात नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ तो सब प्रदेश, हमारे तो देखो बूथ इकाई का भी गठन हो गया है, मंडल इकाई का भी हो गया है, जिला की वो हो गया है,
पर कांग्रेस के तो 2-2 साल से अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं। बता दीजिए उनके यहाँ पे सब चीजों का गठन हो गया हो तो उनकी जाने, तो मुझे उनसे मतलब नहीं, मैं तो हम नहीं पूछ कह रहा हूं रहे, कि यदि ये इनका विकसित इंटरनल राजस्थान मामला की है। बात हम होती, ये हम ये तो उसमें हम पार्टी तो की बात दीपक नहीं जी होती। हम तो दीपक जी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये तो इनका इंटरनल मामला है, चाहे 5 साल तक ये आपस में बातचीत नहीं हो, वो इनका इंटरनल मामला है, या प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में बातचीत नहीं हो, वो इनका इंटरनल मामला है। हम उसमें नहीं जा रहे। हम तो हमारे राजस्थान की जनता के लिए बने हुए हैं। राजस्थान की जनता ने हम आशीर्वाद दिया और उसको जनता के हित में हम काम कर रहे जा रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो उसका 55-60% हमने काम किया है। हमने सरकारी नौकरी का वादा किया है। देख ठीक है। लीजिए प्रतीक जी, 75,000 से प्रतीक जी, ज्यादा आपकी दे दिया। आखिरी इन्होंने टिप्पणी। बता दीजिए 5 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी हैं। दीपक जी अभी ये यहाँ कह रहे थे कि 55-60 कर दिया, वो मीटिंग में कह रहे थे कि 80% कर दिया, तो आंकड़े तो यहाँ के यहीं इनके मैच नहीं हो रहे, क्योंकि अभी अभी इन्होंने कहा कि हमने 55-60% कर दिया, और मीटिंग में वहाँ पे जब प्रेस ब्रीफिंग हुई उन्होंने बोला 80% कर दिया। तो मुझे लगता है कि इनके आंकड़े वही बात है ना, फिर तो हवाई आंकड़े हैं। सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब आप बताइए, राजस्थान जो विजन है, आप विकसित राजस्थान बनाएंगे, क्या ऐसे बनाएंगे? 22 मार्च की खबर बता रहा हूं कि राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में जयपुर कोटा में बीपी की दवाएं नहीं है, जोधपुर में कैंसर के इंजेक्शन नहीं है, खांसी बुखार की सिरप भी खत्म हो गई है। 17 मार्च 2025 की खबर है कि एसएमएस हॉस्पिटल में इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं है, शुगर की दवा नहीं मिल रही। क्या बिना स्वास्थ्य के, क्या बिना स्कूलों के, क्या बिना रोजगार के क्या विकसित राजस्थान बन सकता है? आप बताइए। स्कूलों के हालात तो क्या है, वो हमने अभी पिछले दिनों देखा ही है। हर दिन कहीं ना कहीं स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ढहरी है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री है वो तो अकबर से बाहर ही नहीं निकल रहे। अकबर औरंगजेब में फंसकर करे गए, वो भेजने की बात कर विधायकों को भेज रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले भाई ये मीटिंग इनके संगठन की थी, तो ये 2 दिन बाद भी की जा सकती थी। सबसे पहली चिंता जो है वो ईस्टर्न राजस्थान के उन जिलों की जानी चाहिए थी जहां पे आज बाढ़ के हालात हैं। और आप दीपक जी क्या इस बात से सहमत है कि 20 लाख रुपए एक जिले के लिए बहुत है? मुझे तो नहीं लगता कि 20 लाख रुपए एक जिले के लिए आपदा प्रबंधन के लिए बहुत है। नहीं है। जब सरकार अपनी चकाचौंध में व्यस्त होने के लिए, नाच गाने के लिए आईफा में 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, तो 100 करोड़ रुपए का बजट यहां भी दिया जाना चाहिए। जी, आपकी आखिरी टिप्पणी, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आपदा। देखिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं देवेंद्र जी की बात सुन लूं एक बार। हाँ, देवेंद्र जी से बात करो। चलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने ये तो कह दिया कि सब हमारी मीटिंग बुलाई है। हम किरोड़ी लाल जी आज क्षेत्र में गए, कल गए, परसों गए, जीतन कोटवानी क्षेत्र में गए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए, 20 लाख रुपए एक तो जिले में बहुत है क्या? मेरे पास वक्त की कमी है, जनता ने नकार दिया, मुझे तो नहीं लगता। अरे आप जनता के लिए कुछ तो सोचो। जनता ने बार-बार नकारे हैं, 3 बार 4 बार। और राहुल गांधी 90 बार हार चुनाव हार गया। राहुल गांधी 90 बार चुनाव हार गया। वो 52 चुनाव हारे। जनता ने बार-बार नकार। ठीक है देवेंद्र जी, आपकी आखिरी टिप्पणी सर। देवेंद्र जी, ठीक है। सुरेश जी, प्रतीक जी, मेरा निवेदन आपसे। देखिए जी, ये ठीक है। इस चुनाव में विपक्ष के उपराष्ट्रपति जीत जाएंगे इसकी तो संभावनाएं दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती। लेकिन ये देखने की बात है कि क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग होती है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो ये भी मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये रेड अलर्ट है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें अपनी व्यवस्थाएं देख रही हैं और वो सारी की सारी कंसोलिडेट वोटिंग होती है तो क्या होगा? चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र शास्त्री जी, सुरेश गर्ग जी और प्रतीक सिंह जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, विकसित राजस्थान को लेकर बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल भी हैं जिसको लेकर सवाल भी अब खड़े किए जा रहे हैं।